हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 10th और 11th अप्रैल के करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वन डे एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था वो ये था कि वैगनर ग्रुप, जो कि हमें हाल ही में न्यूज में देखने को मिला था, वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि रसिया की प्राइवेट आर्मी। दूसरा क्वेश्चन था वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल किस ईयर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 7 अप्रैल। तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी किसको अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि विजय मोहन क्वाड्रा। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री निबिर मतियास प्रकल्प योजना स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा। पांचवा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा बना है स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया। छठा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस सिटी के म्युनिसिपल को मर्ज थ्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मर्ज करने की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। सातवां क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट स्टेट साइंटिस्ट के द्वारा कितने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात की गई है कि धरती का इस हर साल कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। आठवां जो क्वेश्चन था वो ये था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में इंडिया की इकोनॉमिक कितनी परसेंट ग्रो करने की बात की गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि 7.5%। नौवां जो क्वेश्चन था वो ये था कि सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडिया एंड श्रीलंका। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जगजीवन राम के कंसाइडर में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मैं उसमें ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये इंदिरा गांधी के टाइम के पहले यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वेयर ही इंश्योर्ड दैट सोशल जस्टिस भी वाज इनसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारे ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, यानी कि ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है तो इनकरेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो प्रगति है हाल ही में जो लॉन्च किया गया है वो किस फील्ड में अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है हमारा जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन सी है हमारा एलजीबीटीक्यू राइट्स, और ऑप्शन डी है हमारा स्किल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन। रिसेंटली यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है प्रगति, जिसका जो मेन पर्पस होगा वो रहेगा अवेयरनेस फैलाना रहेगा लोगों के बीच में, जिससे कि हम स्मॉल चेंजेस ला सकते हैं अपने जीवन पर। और जो प्लास्टिक का जो हब पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे दिन ब दिन, हम उसको कम कर सकते, किसी भी तरह करके क्या कर सके उसको कम कर सके। इसमें ये जो प्लास्टिक ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसका जो मेन पर्पस रहेगा ये रहेगा कि ग्राउंड लेवल पे जो हम सब अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला करके अपने इन्वायरमेंट को और भी बेटर बना सकें, और प्लास्टिक जितना भी कम हो सके उतना हम कम यूज करें। अगर हम आज के वर्तमान समय की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी किसके लिए, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सके और अपने जीवन स्तर पर हम प्लास्टिक का सबसे ज्यादा कम उपयोग करें।
आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि वन हेल्थ फ्रेमवर्क लॉन्च जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है वो किस स्टेट की में की गई है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। रिसेंटली जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग डिपार्टमेंट है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है पोर्टल प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए वन हेल्थ फ्रेमवर्क, जिसका किस विचार पे तो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट पे। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट की जो तैनाती के दौरान सीखे गए पाठों के आधार पर यूनिट का मुख्य लक्ष्य एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप बनाना है और एक स्वास्थ्य सहायता इकाई के एक कार्यान्वयन का एक नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय एक स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस ईयर में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 2015। रिसेंटली इस साल 7th एनिवर्सरी बनाई गई है किसकी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। और ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 18 अप्रैल यानी कि 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे अभी करेंटली प्राइम मिनिस्टर है। इसमें क्या इस स्कीम के में क्या किया गया था, तो 10 लाख रुपए नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म एंड स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस में 10 लाख तक की लोन प्रोवाइड कराई गई थी। और ये स्कीम किसके लिए हेल्पफुल था, तो क्रिएटिंग एन एनेबल एनवायरनमेंट यानी कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको डेवलप करने के लिए क्रिएट करने के लिए ये स्कीम हेल्पफुल था। जिसके कारण क्या था कि छोटे छोटे उद्योग वो लोग एस्टेब्लिश करे यानी कि छोटे छोटे बिजनेस करते जाए और जिससे कि क्या होगा बहुत सारे इसमें एम्प्लॉय के अवसर भी देखने को मिले थे। और इससे कहाँ पे तो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसकी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसकी जो हेल्पफुल था यानी कि जो ये स्कीम देखने को मिला था तो कहाँ को देखने को मिला था, ग्रास रूट के ऊपर देखने को मिला था। यानी कि बेसिक एकदम निचले स्तर से क्या था, तो लोगों को कम लोन मतलब लोन प्रोवाइड कराए गए थे जिससे लोग अपने छोटे स्मॉल स्किल के बिजनेस स्टार्टअप कर सके और वो बहुत सारे एम्प्लॉय क्रिएट कर सके। तो इसलिए 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 2015। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली अमित शाह के द्वारा किस लैंग्वेज को अल्टरनेटिव लैंग्वेज बनाने की बात की गई है जो कि लोकल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है बंगाली, ऑप्शन डी है पंजाबी। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि हिंदी। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा थर्सडे को पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि हिंदी को अल्टरनेटिव बनाना चाहिए इंग्लिश का, जो कि हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, तो साउथ इंडिया के लिए जो रिसेंटली साउथ इंडिया में इस चीज को देखने प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ये कब, तो ये 37th मीटिंग प्रेसिडिंग पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में ये बात अमित शाह के द्वारा कही गई है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही कहा गया था कि हिंदी मीडियम को यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी बनाना चाहिए। तो इसलिए अमित शाह के द्वारा जो 37th मीटिंग पार्लियामेंट में हुई थी तो उसमें कहा गया था कि हिंदी को अल्टरनेटिव लैंग्वेज बनाना चाहिए किसका, तो इंग्लिश का। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी यानी कि हिंदी। पांचवा क्वेश्चन है कि रिसेंटली किस हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो 7.5 रिजर्वेशन है फॉर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देना चाहिए किसमें, तो मेडिकल कोर्सेज में। ऑप्शन ए है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि मद्रास हाई कोर्ट।
रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा थर्सडे को ये कहा गया था वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की जो 7.5% रिजर्वेशन है किसमें, तो सर गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको देना चाहिए किसमें, तो मेडिकल कोर्स में। तो ये इसमें कोई विपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये तमिलनाडु के लिए कहा गया था, तमिलनाडु को गवर्नमेंट को कहा गया था। तो जो हमारे वो चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एंड जस्टिस बी भरत चतुर्वेदी है, उनके द्वारा कहा गया था कि इसकी जो स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देते हुए कहा गया था कि इसकी जांच की जानी चाहिए और इसको 5 साल तक के लिए और भी फिक्स कर देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट। छठा क्वेश्चन है कि किस यूनियन जनरल असेंबली में रसिया के अगेंस्ट में वोट किया गया है कि रसिया को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो वो किस काउंसिल में किया गया है, किस काउंसिल के लिए किया गया है, तो ऑप्शन ए है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी है ह्यूमन राइट काउंसिल, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और हमारा जो डी है ऑप्शन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल। यानी कि रिसेंटली 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग की गई है रसिया के अगेंस्ट में, जिसमें 93 नेशन ने क्या क्या किया है। तो रसिया के उसमें अगेंस्ट वो फेवर में वोट किया और 24 कंट्री ने क्या किया, अगेंस्ट में वोट दिया है कि ह्यूमन राइट काउंसिल से रसिया को बाहर निकाल देना चाहिए। तो किस चीज के लिए, यूक्रेन क्राइसिस के लिए, जिसमें से कि रसिया, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इराक, सीरिया एंड वियतनाम ने क्या किया था, रसिया के अगेंस्ट में वोट किया था। और जैसे कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, कतर, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड कम्बोडिया ने क्या किया था, इसको अब्सटेन कर दिया था कि वो ना तो हम पक्ष में वोट देंगे ना विपक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ओवरसी किया जा रहा है किसके स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऑप्शन ए है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ओवरसीज किया जाता है, यानी कि देख रेख किया जाता है किसका, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, जिसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, प्रमोट करना है। तो किसका, इंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ह्यूमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज, और हेल्प करना है किसका, तो स्टार्टिंग ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस का। इस स्कीम को कॉम्प्लेक्स 6 साल पूरे हो गए। इसमें क्या किया गया है, तो 36,160 करोड़ और से भी ज्यादा क्या किया गया, लोन प्रोवाइड कराए गए हैं, और जिसमें से 1.33 लाख न्यू एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा और ह्यूमन को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और इसकी जो बेनिफिट है इस स्कीम की वो हमें इन लास्ट के 6 साल में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि जो गैंगूर फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। जो गैंगूर फेस्टिवल है वो हमें कहाँ हर साल राजस्थान में सेलिब्रेट करने को देखा जाता है। तो पिछले 2 साल से इस फेस्टिवल को क्या किया गया था, तो कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये जो हमारे राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 2 साल के बाद। जो इस फेस्टिवल में जो ये 3 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 18 दिनों तक ये चलती रहती है। इस टूरिज्म यानी कि राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है स्टेट का, उनके द्वारा स्पेशली अरेंजमेंट किया गया इस फेस्टिवल के दौरान किसके, तो जितने भी विदेशी लोग जो आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, तो अपनी जो स्टेट की कल्चर है उस उनको दिखाने के लिए एक विशेष अरेंजमेंट किया गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से ये बताने की कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फोर्टिफिकेशन है
वो क्या करता है, जो फूड में जो विटामिन के लेवल होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये स्कीम जो है यानी कि जो फोर्टिफिकेशन स्कीम है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम इन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है कि हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा पहला और दूसरा दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया कि अप्रूव कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 45 राइस अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या करता है, इसका जो प्रोसेस वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है विटामिन के लेवल को और मिनरल्स को, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, कहाँ पे, तो फूड के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। The scheme for the fortification and distribution of rice under the public distribution system scheme is a centrally postponed scheme। जबकि वहां पे कहा गया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, तो गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे। तो इसका ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूएनआईसीईएफ और ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। द यूनियन कैबिनेट चेयर, जो कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, अप्रूव कर दिया गया उनके द्वारा, कितना, तो 808 मिलियन यूएसडी डॉलर, जिसको हम इंडियन रुपीज में करें तो कितना होगा, 6 करोड़ 62.45 करोड़, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया इस प्रोग्राम को असिस्ट किया गया है। किसमें, तो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस को हम REMP के बारे में जान लेते हैं, यानी कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो है इसका जो फॉर्मुलेट प्रोसेस है किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया है। इसकी जो स्ट्रेंथिंग है वो क्या है, तो MSMES है, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन के द्वारा बनाई गई थी, तो जो हमारे यूके सिन्हा कमेटी है और KV कामनाथ कमेटी और इकोनॉमिक्स एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कमेटी क्या की गई थी, रिकमेंडेशन में दी गई थी। इसके कुछ मिशन है, जैसे कि हमारा एक्सटेंसिव कंस्टलेशन विद द स्टेट एंड द स्टॉक होल्डर एंड टेक्निकल एंड फिक्यूरी असेसमेंट्स कंडक्ट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि 8 अप्रैल 2022 को क्या किया गया था, हैज बी प्रोजेक्टेड बाय इंडियन GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो कितना रहेगा हमारा, ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 7.8%, ऑप्शन सी हमारा 8.5% और ऑप्शन डी हमारा 9.0%। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि 7.2%। यानी कि रियल GDP जो ग्रोथ रहेगा इंडिया का 2022 और 23 में, वो कितना रहेगा, तो 7.2% रहेगा, ठीक है। जो हमारा 2022 और 2023 में कितना रहने वाला था, 16.2%, और Q2 हमारा कितना रहने वाला था, 6.2%, और Q3 रहने वाला था हमारा 4.1% एंड Q4 रहने वाला था हमारा 4%। एज्यूमिंग अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडियन बास्केट एज यूज्ड कितना करेगा, तो 100 बैरल करेगा, वो USD 100 बैरल करेगा कितना, तो ड्यूरिंग 2022 और 23 में। इसलिए RBI गवर्नर शक्तिकांत जी के द्वारा कहा गया आफ्टर MPC रिव्यू मीटिंग के द्वारा ये बात कही गई थी। तो हमारे आंसर जो था वो था 7.2%। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो इंडिया का फर्स्ट केस है ऑफ किसका, तो XE वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज का, तो ये हाल ही में रिपोर्टेड की गई है मुंबई में। तो हमें ये बताना है कि जो COVID-19 SARS-CoV-2 है का जो वेरिएंट, जो न्यू फॉर्म निकला है ये हमारा XE, वो किसका
किसका एज अ मतलब किस पार्ट इनमें से किस पार्ट का वेरिएंट है, यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि जो एक्सी जो हमारा न्यू वेरिएंट निकला है इनमें से कौन सी सार्स कोविड वेरिएंट का एक पार्ट है। तो ऑप्शन ए है हमारा ओमिक्रॉन, ऑप्शन बी है बीटा, ऑप्शन सी है गामा, ऑप्शन डी है अल्फा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ओमिक्रॉन। यानी कि हाल ही में जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया कि जो वेडनेसडे 6 अप्रैल को ये अनाउंस किया गया था कि जो 50% ईयर ओल्ड ह्यूमन है जो कि ट्रेवल किया था जो कि जिन्होंने ट्रेवल किया था साउथ अफ्रीका से, वो क्या इन्फेक्टेड थे किससे, तो न्यूली डिस्कवर एक्सी वेरिएंट से, जो कि क्या था एक पार्ट है किसका जो कि एक पार्ट ही किसका कोरोना वायरस का। जो एक्सीएस वेरिएंट है किसका, तो ओमिक्रॉन का। तो जिसका केसेस क्या है थर्ड वेव है ऑफ किसका कोविड-19 दिस विंटर हैड नॉट बीन फाउंड इन इंडिया अंटिल नाउ। अभी के टाइम पे इंडिया में इसका एक ही केस देखने को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि ओमिक्रॉन। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो एक्सई है वो किसका सब वेरिएंट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है वर्ल्ड, ये जो हमारा 13वां क्वेश्चन है हमें इसमें ये बताना है वर्ल्ड हेमोपैथिक डे हर साल किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सॉरी किस ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 8 अप्रैल, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल, ऑप्शन डी हमारा 11 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 10 अप्रैल। हर साल 10 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेमोपैथिक डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये किस लिए बनाया जाता है कि वो जो हमारे हेमोपैथिक के जो जनक है यानी कि हेमन द फाउंडर ऑफ हेमोपैथी, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो इस बार का जो थीम था वो 2022 का जो थीम है वो क्या रहेगा, हेमोपैथी पीपल चूज फॉर वेलनेस। हमारा जो 14th क्वेश्चन है उसमें हमें कंट्री को अरेंज करना है किसमें, तो पाल्म ऑयल प्रोड्यूसर में। तो ऑप्शन ए है और पहला इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो हमें इसमें ये अरेंज करके बताने की कौन सी कंट्री ये सबसे ज्यादा उत्पादक है किसकी, तो पाल्म ऑयल प्रोड्यूसर की। तो ऑप्शन ए है हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा चौथा तीसरा पहला, ऑप्शन सी है हमारा चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन डी है हमारा तीसरा चौथा पहला दूसरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा जो पाम ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है वो है इंडोनेशिया, दूसरे पे मलेशिया, तीसरे पे थाईलैंड और चौथे पे नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इंडोनेशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है प्लाम ऑयल की। उसके बाद क्या आता है मलेशिया। ये दोनों कंट्री क्या करती हैं, दुनिया की 84% क्या करते हैं प्लाम ऑयल को क्या करती है प्रोड्यूस करती हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लाम ऑयल आर थाईलैंड, कोलंबिया एंड नाइजीरिया। ग्लोबली पे अगर विश्व स्तर पर देखें तो प्लाम ऑयल सप्लाई 35% है, जिसमें जो कि वेजिटेबल ऑयल डिमांड रहती है, और जस्ट 10% किस चीज के लिए रहती है, तो लैंड कंजप्शन के लिए रहता है। द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्लाम ऑयल आर इंडिया, यानी कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टर कंट्री है वो है इंडिया। कितना, तो 9.4 मिलियन टन क्या करती है वो इंपोर्ट करती है। उसके बाद आता है इंडोनेशिया जो कि 6 मिलियन टन क्या करती है इंपोर्ट करती है। द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ प्लाम ऑयल इज इंडिया, कितना करती है, तो 90% करती है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन करती है कितना, तो 15%, 15% और 7.3 मिलियन टन करती है। उसके बाद चाइना करती है, यानी कि यदि हम इंडेक्स म्यूनी 2020 की बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री किसका, तो प्लाम ऑयल का। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो पहला है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, दूसरा है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तीसरा है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमेडी मार्केट, और चौथा हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए है सिर्फ पहला और चौथा,
रिपोर्ट पब्लिश करती है। ऑप्शन बी हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और चौथा है हमारा ऑप्शन डी हमारे कि ये सारे ही रिपोर्ट पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चारों रिपोर्ट की क्या की जाती है, तो पब्लिश की जाती है। The Food and Agriculture Organization recently released the food price index for the March, यानी कि मार्च में क्या किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स क्या किया गया था, तो रिलीज किया गया था। इसलिए आज के टाइम पे हमें न्यूज में देखने को मिल रही है। और इसमें कितना एवरेज स्कोर है, कितना, तो 59.3 पॉइंट मिले हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशल एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी किसकी, तो यूनाइटेड नेशन की। और वर्ल्ड फूड डे हर साल कब, तो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आर द एफिलिएटेड बॉडीज है। और जो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो पहला है द स्टेट ऑफ फूड फिशरीज एंड एक्यूकल्चर, दूसरा है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, तीसरा है हमारा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, चौथा है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, पांचवा है द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी मार्केट एक्सेट्रा। तो ये सारी रिपोर्ट्स किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10th और 11th अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे ऐसे करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।